Welcome back. This is today's Wits and I am your Tanvi ma'am. तो आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। शॉर्ट स्टोरी को पढ़ाना शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके पास टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ाते वक्त ये बताएंगे आपको कि आपको कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है, कौन सा वर्ड सर्कल करना है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स हम आपको देंगे, जिस रीज़न की वजह से आपके पास टेक्स्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर मैसेज करके टेक्स्ट ले लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो आप पेंसिल निकाल लीजिए, ईयरफोन प्लग इन कर लीजिए और वीडियो को साइड में रख दीजिए एंड पेंसिल लेके टेक्स्ट लेके देन पढ़िए। ओके, ओ हेनरी का बर्थ जो है वो 11 सितंबर 1862 में हुआ था, ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना में। इनके पापा जो है वो डॉक्टर थे और इनकी मम्मी की डेथ जो है वो बहुत जल्दी हो गई थी। जब ओ हेनरी 3 साल के थे तभी उनकी मदर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो पालन पोषण हुआ है या उनको जिसने पाला है वो उनकी ग्रैंड मदर और आंट हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर और आंट के अंडर ही वो बड़े हुए। ठीक है, ओ हेनरी का एक्चुअल नेम जो है वो विलियम सिडनी पॉटर है। ठीक है, ओ हेनरी ने बहुत सारे नेम्स के साथ लिखा है, मतलब बहुत सारे पेन नेम्स का यूज़ किया है। ठीक है, जैसे एस.एच. पीटर हो गया और हॉवर्ड क्लार्क हो गया, बहुत सारे हैं। लेकिन जो ओ हेनरी पेन नेम है विलियम सिडनी पॉटर का, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। ओ हेनरी में ओ स्टैंड्स फॉर ओलिवियर। ठीक है, ओलिवियर हेनरी पूरा ये नेम है। इस बैंक में ये कैशियर की जॉब करते थे, इन्होंने उसी बैंक से पैसे चुरा लिए थे, जिसकी वजह से इनको 3 साल की जेल होनी थी। ठीक है, लेकिन उससे बचने के लिए ये भाग गए थे, अपनी जहाँ पे रहते थे वहाँ से ये भाग गए थे। लेकिन फिर इनकी जो वाइफ थी उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जब इनको पता लगा तो इन्हें वापस आना पड़ा। ठीक है, फिर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और इनको जेल हो जाती है। 1902 में जब ये जेल से बाहर आए उसके बाद से इन्होंने जितना भी वर्क लिखा है अपना वो ओलिवियर हेनरी, ओ हेनरी पेन नेम के साथ लिखा है। ठीक है, इन्होंने मोर देन 600 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, मोर देन 600 शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, इतना काफ़ी था ओ हेनरी के बारे में जानने के लिए, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बट वो इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड नहीं है उतना, तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे या जो कॉमनली आप लोग को पता होने चाहिए थे वो मैंने आप लोग को बता दिए। ठीक है, द लास्ट लीफ जो है ये पहली बार 15 अक्टूबर 1905 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, कहाँ पे पब्लिश हुआ था? न्यूयॉर्क वर्ल्ड में। न्यूयॉर्क वर्ल्ड एक पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसमें ये पब्लिश हुआ था। और इसका जो टाइम पीरियड था, मतलब जो न्यूज़पेपर है इसका जो टाइम पीरियड था वो 1860 से 1931 तक का था। ठीक है, ये जो लास्ट लीफ इनकी शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी की, ये पहली बार इसमें पब्लिश हुई थी। एंड देन 1907 में ओ हेनरी का एक कलेक्शन आता है जिसका नाम था द ट्रिम्फ लैम्प एंड अदर स्टोरीज ऑफ 4 मिलियन। ये पूरा नाम है। बेसिकली आपको सिर्फ इतना, मतलब जब आप कहीं सर्च करोगे तो वो सिर्फ इतना देते हैं कि द ट्रिम्फ लैम्प एंड अदर स्टोरीज, बस, बाकी 4 मिलियन ये पूरा नाम है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। In a little district west of Washington Square, the street have run crazy and broken themselves into small stripes called places. वॉशिंगटन स्क्वायर एक जगह का नाम है न्यूयॉर्क में, उसके वेस्ट में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट होती है जहाँ पे बहुत ढेर सारी स्ट्रीट्स होती हैं। ठीक है, और उन स्ट्रीट्स में कहीं कहीं पे ब्रेक होता है, उन ब्रेक्स पे प्लेसेस होती हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो टुकड़े टुकड़े में बटी होती हैं स्ट्रीट्स, उनके प्लेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक कि मोस्टली हर सिटी में जो है सिविल लाइंस होता है, तो वैसा ही। ठीक है, These places make a strange angle and curves। और ये जो places हैं बहुत ही strange मतलब ऐसे जो आपको पता ना हो, ऐसे एंगल्स और कर्व्स बनाते हैं आपस में। ठीक है, One street crosses itself a time or two। एक स्ट्रीट अपने आप को एक या एक से ज़्यादा बार क्रॉस करती है। An artist one discovered a valuable possibility in this street। एक आर्टिस्ट ने एक बार एक बहुत ही वैल्यूएबल पॉसिबिलिटी इस स्ट्रीट में ढूंढी थी। क्या ढूंढी थी? Suppose a collector with a bill for paint, paper and canvas should in traversing this route, suppose करो कि एक कलेक्टर जो मनी कलेक्ट करे, पेंट, पेपर और कैनवस के बिल का एक कैरेक्टर इस रूट पे
ट्रेवल कर रहा हो, ट्रांसवर्सिंग दिस रूट यानी ट्रेवलिंग अराउंड अ पर्टिकुलर एरिया, ट्रांसवर्सिंग का मतलब होता है। मान लो कि एक कलेक्टर जो है वो ट्रेवल कर रहा है इस रूट पे, सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक विदाउट अ सेंट हैविंग बीन पेड ऑन अकाउंट। सेंट जो है, जैसे यहाँ पे रुपी चलता है ना, वैसे ही न्यूयॉर्क में उस टाइम पे अमेरिका में सेंट चलता था, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि एक आर्टिस्ट ने एक वैल्यूएबल पॉसिबिलिटी स्ट्रीट में डिस्कवर की थी कि मान लो एक कलेक्टर है कैनवस पेंट और पेपर के बिल का, वो इस रूट पे ट्रेवल करते करते अपने आप को ही वापस मिल जाता है बिना एक भी पैसे लिए किसी से, ठीक है। मतलब उसको एक भी पैसे नहीं मिलते हैं, वो खुद ही को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने पेंट, पेपर और कैनवस का ही बिल क्यों रखा? वो कुछ और भी तो लिख सकते थे राइटर ओ हेनरी, बट उन्होंने पेन, पेपर और कैनवस ही क्यों रखा, ठीक है। दूसरा हमें क्या जानने को मिला कि ये जो ऊपर लिखी हुई है लाइन, वन स्ट्रीट क्रॉसेज इटसेल्फ अ टाइम और टू, राइटर को कहीं ना कहीं लगा कि मेरे रीडर को इसकी क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए उन्होंने इस लाइन को और एक्सप्लेन और क्लियर इमेज देने के लिए आगे ये एक्सप्लेन किया है। जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो स्ट्रीट्स थी ना, ये बहुत भूल भुलैया टाइप थी, यू कैन से लूप होल टाइप्स, ठीक है, ऐसे गोल सी ऐसे करके। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि वो बिल लेकर के गया था पैसे कलेक्ट करने को, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले, वो खुद ही को मिल गया। तो भूल भुलैया में ऐसे ही होता है ना कि आप जाते हो और फिर वहीं पे आ जाते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो गौर करने वाला है वो ये कि एक्चुअल में जो ओ हेनरी होता है ना, वो ग्रीनविच विलेज कभी ट्रेवल नहीं किए होते हैं, ठीक है, बट उनके माइंड में जो इमेज होती है विलेज की, वो उसको यूज करके इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और विलेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ढेर सारी स्ट्रीट होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये है बेसिकली पॉइंट। So, to quaint old Greenwich village, the art people soon came prowling, hunting for north windows and 18th century gables and Dutch attics and Lorents. क्वेंट मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ग्रीनविच विलेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो आर्ट पीपल थे, ठीक है, जो ऐसे लोग जिनको आर्ट में इंटरेस्ट था, वो लोग धीरे धीरे करके आना शुरू कर देते हैं और वो अपने लिए घर खोजना शुरू कर देते हैं। कैसा घर? जिसमें लो रेंट हो। ऑफ कोर्स लो रेंट ये शो करता है, मतलब लो रेंट उन्होंने क्यों मेंशन किया ओ हेनरी ने? लो रेंट उन्होंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि उस टाइम पे आर्ट लोग पीपल के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि वो बहुत हाई रेंट दे करके रह पाएँ, उनको अपनी लिविंग भी चलानी होती थी ना, तो वही चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने लो रेंट यूज़ किया है, ठीक है। डच एटिक्स आपको दिख रही होगी फोटो। 18th सेंचुरी गैबल्स, 18th सेंचुरी गैबल्स दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं 18th सेंचुरी गैबल्स। ऐसे घर बेसिकली 18th सेंचुरीज में बहुत बनाए जाते थे, इसीलिए लिखा है 18th सेंचुरी गैबल्स, ठीक है। नॉर्थ विंडोज़, और ऐसा घर जिसमें जो विंडो हो वो नॉर्थ साइड में हो। ये कुछ घर का स्पेशलिटी दी हुई है जो वो लोग ढूंढ रहे थे जैसा घर। देन दे इम्पोर्टेड सम pewter mugs एंड chaffing dish और 2 फ्रॉम 6th एवेन्यू एंड बिकेम अ कॉलोनी। और फिर जब उन्हें घर मिल गया तो वो 6th एवेन्यू से pewter mugs, अगेन सी देयर, दिस इज अ pewter mug, chaffing dish, इसे हम chaffing dish कहते हैं, वो 6th एवेन्यू से pewter mugs और chaffing dish या फिर दोनों चीज़ें लाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो एक कॉलोनी बन जाती है। एट द टॉप ऑफ स्क्वेटी, स्क्वेटी एक ऐसे घर को बोलते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हो, ठीक है, मतलब कि ज़मीन पे ही बना हो। ऐसे कुछ घर होते हैं ना जिसमें ऐसे स्लोप बना होता है देन फिर घर शुरू होता है, ऐसे नहीं, जो एकदम ग्राउंड से टच्ड हो उसको स्क्वेटी बोलते हैं, ठीक है। एट द टॉप ऑफ स्क्वेटी 3 story brick सू एंड जॉन्सी हैड देयर स्टूडियो, ठीक है। जो स्क्वेटी था वो 3 story ब्रिक हाउस था और सबसे ऊपर जॉन्सी और सू का स्टूडियो था। जॉन्सी और सू मेन कैरेक्टर इस स्टोरी के, ठीक है, 2 मेन कैरेक्टर के बारे में हमें पता चला। जॉन्सी वॉज फैमिलियर फॉर जॉना, जॉना बेसिकली नेम ही है, ठीक है, और इसका अपना बहुत लंबा डेरिवेशन है विच आई विल नॉट बी गोइंग टू टेल यू बिकॉज फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना जानो कि जॉना जो है वो नेम ही है एक, ठीक है, पूर्वज कह सकते हो आप, वहाँ से जॉन्सी फैमिलियर थी उससे, ठीक है।
वन वॉज फ्रॉम मेने, द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया। जॉन्सी और सू में से एक मेने से थी, मेने भी जगह का नाम है, और दूसरी कैलिफोर्निया से थी। अब कौन कहाँ से था ये क्लियरली मेंशन नहीं है। They had met at Table d'Hôte of an English street, Delmonico's, and found their taste in art, Kikori salad and Bishop sleeves so congenial that the joint studio resulted. जहाँ पे सू और जॉन्सी मिले होते हैं वो 8th स्ट्रीट डेलमोनिकोज में एक जगह होती है, टेबल धौत, जो लिखा है ना डी एपिस्ट्रॉफी करके, इसको धौत पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल धौत जो एक जगह होती है वहाँ पे सू और जॉन्सी मिले होते हैं, और उन्होंने अपना टेस्ट जो है वो बहुत ही सिमिलर पाया होता है। किन किन चीज़ों में? किकोरी सलाद में, फोटो दिख रही होगी, बाइशॉप स्लीव्स, उस टाइम बाइशॉप स्लीव्स का बहुत फैशन चला था, ठीक है, ऐसे होती है बाइशॉप स्लीव्स। तो उनका इतना फैमिलियर टेस्ट था इन सब चीज़ों में कि जॉइंट स्टूडियो उसका ही रिजल्ट था, ठीक है। जब आपको कोई आपसे मिलता जुलता मिलता है तो फिर आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो ना, वही चीज़। दैट वॉज इन मे, और ये जो पूरा काम हुआ था इनका मिलने जुलाने का, ये मई में हुआ था। इन नवंबर अ कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर whom the doctor called pneumonia is talked about the colony। और नवंबर में एक अनसीन स्ट्रेंजर जिसको डॉक्टर ने निमोनिया कहा था, वो जो है कॉलोनी का पीछा करते करते वहाँ पे आ गया था। टचिंग वन हेयर एंड देयर विथ हिज आइसी फिंगर, और वो लोगों को कभी यहाँ कभी वहाँ छू रहा था अपनी आइसी फिंगर्स के साथ। यहाँ पे जो ओ हेनरी हैं उन्होंने ये दिखाया है कि जो निमोनिया जब होता है ना तो उसका एक सिम्टम होता है, आपके उंगलियां हाथ पैर सब बहुत ठंडे पड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि निमोनिया बहुत से लोगों को अटैक कर रहा था, कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे, और लोग जो है बहुत ही ठंडे पड़ जा रहे थे, बीमार हो जा रहे थे। ओवर ऑन द ईस्ट साइड दिस रिवेजर स्ट्रोड बोल्डली, और ईस्ट साइड पे, ग्रीनविच विलेज के ईस्ट साइड में ये जो रिवेजर मतलब नेगेटिविटी से, ठीक है, ऐसी चीज़ जो नेगेटिविटी फैलाए, वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा था ग्रीनविच विलेज के ईस्ट साइड पे। स्मिटिंग हिज विक्टिम बाय स्कॉज, स्मिटिंग यानी घायल कर देना अपने विक्टिम्स को, मतलब कि जो भी इसके चपेट में आ रहा था वो घायल हो जा रहा था, और धीरे धीरे नंबर बढ़ते ही चले जा रहे थे। कोरोना का एग्जाम्पल आप ले सकते हो इधर, ओके। बट हिज फीट ट्रॉट स्लोली थ्रू द मेज ऑफ द नैरो एंड मॉस ग्रोन प्लेसेस। मेज मतलब होता है गली, ठीक है, लेकिन इसके कदम उस जगह पे धीरे पड़ जा रहे थे जहाँ पर बहुत ही गंदी जगह थी, ठीक है, जहाँ पे काई वगैरह जमी हुई थी। ऑब्वियस सी बात है कि गंदी जगह पे बढ़ते हैं ना कीटाणु, बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, तो जहाँ पे गंदी जगह थी वहाँ ये और देर रुक रहा था, वहाँ से ये जल्दी नहीं जा रहा था, ये है इसका मतलब, ठीक है। मिस्टर निमोनिया, सी मिस्टर निमोनिया, यहाँ पे राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया हुआ है। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट वॉट यू कॉल्ड अ chivalric ओल्ड जेंटलमैन। मिस्टर निमोनिया वो नहीं था जिसको आप बोलो कि वो बहुत ही जेंटल और पुराना chivalric है, यानी घुड़सवार है, ऐसा कुछ भी नहीं था वो। A mite of a little woman with blood thinned by California zephyrs was hardly fair game for the red-fisted, short-breathed old duffer। अब ये जो लिखा है ना red-fisted, short-breathed old duffer, ये पूरा निमोनिया के लिए यूज़ हुआ है। अगेन ये सिम्टम है, जब आपको निमोनिया होता है ना आप सांस नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो ये सिम्टम है, ठीक है, ये निमोनिया के लिए यूज़ हुआ है। क्या लिखा है? अ माइट ऑफ अ लिटिल वुमेन विद ब्लड थिन्ड बाय कैलिफोर्निया जिफर्स। कैलिफोर्निया जिफर्स एक हवा है, ठीक है, जो कैलिफोर्निया में एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ साइड में जब गर्मी जा रही होती है और ठंड आ रही होती है, वो जो बीच का मौसम होता है, हम कहते हैं ना कि भाई मौसम बहुत ख़राब है और जुकाम वुकाम हो जाएगा, ये बचने का समय है, बच के रहो। तो ये जो कैलिफोर्निया जिफर्स है, कैलिफोर्निया में ये सेम रोल पे करती है, ठीक है। इस टाइम पे लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब कैलिफोर्निया जिफर्स वहाँ पे चलती है और उससे जो लोग थोड़ा भी इफेक्ट होते हैं, वुमेन से, यहाँ पे सिर्फ औरतों से नहीं है, वुमेन एज अ होल सबको लिया गया है, ठीक है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं, जब वो हवा चलती है और उससे अगर वो थोड़े भी बीमार पड़े
तो वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड थिन्ड का मतलब होता है वीक हो जाना, ठीक है। और जो लोग वीक हो जाते हैं उससे उनको निमोनिया और जल्दी अटैक करता है, क्योंकि उनके लिए, मतलब जो वीक लोग हैं उनके लिए मिस्टर निमोनिया बहुत ही बड़ा है, और मिस्टर निमोनिया के लिए वो वीक पर्सन्स बहुत ही छोटे हैं। माइट मतलब एक बग टाइप का एक कीड़ा होता है, माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट, उसको माइट बोलते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ इत्तू से हैं मिस्टर निमोनिया के सामने। और मिस्टर निमोनिया के सामने एक इल औरत को या इल इंसान को खड़ा कर देना, ये कोई फेयर गेम नहीं है, ये कहना चाह रही है ये लाइन। ये बहुत ही समझने वाली लाइन थी, अंडरलाइन कर लीजिए आप इस पैरा को, ओके। बट जॉन्सी ही स्मोट एंड शी लेट, लेकिन जॉन्सी को ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी उसने अटैक किया और जॉन्सी बीमार पड़ गई। कार्सली मूविंग ऑन हर पेंटेड आयरन बेडशीट, धीरे धीरे रेंग रही थी वो अपने आयरन बेडशीट पे। लुकिंग थ्रू द स्मॉल डच विंडो पेन एट द ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस, वो लेटे लेटे बेड पे रेंग रही थी और विंडो की तरफ देख रही थी। सामने एक ब्रिक हाउस था, ठीक है, 20 फीट की डिस्टेंस पे, आई गेस, पता नहीं, देखते हैं कि उसकी दूरी क्या दी गई है, मुझे पता नहीं है अभी। थोड़ी ही दूर पे एक ब्रिक हाउस था, उसकी जो प्लेन वॉल थी वो उसको देख रही थी बहुत ही ध्यान से, वही डच विंडो से, ओके। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर इन्वाइटेड सू इनटू द हॉलवे विद अ शैगी ग्रे आईब्रो। एक सुबह एक बिजी डॉक्टर ने सू को इनवाइट किया हॉलवे पे। हॉलवे, जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हैं तो जगह बचती है ना, गैलरी जिसको हम बोलते हैं, उसी को यहाँ पे हॉलवे बोला गया है, ठीक है। और डॉक्टर की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है एक, कि उनकी जो आईब्रो थी वो बहुत ही घनी और ग्रे कलर की थी, ठीक है। तो डॉक्टर सू को हॉलवे में बुलाते हैं। डॉक्टर इस स्टोरी का साइड कैरेक्टर है, फर्स्ट साइड कैरेक्टर, ओके। तो अभी तक हमें दो मेन कैरेक्टर के बारे में पता चला है, सू एंड जॉन्सी, और एक साइड कैरेक्टर के बारे में पता चला है जो है डॉक्टर। शी हैज 1 चांस in 10, लेट अस से, ही सेड, वो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि शी हैज 1 चांस in let us say 10, यानी 10 में से एक चांस ही है इसका बचने का, 1% चांस ही है। एज ही शूक डाउन द मर्करी इन हिज क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, जैसे ही उन्होंने जो उनका क्लिनिकल थर्मामीटर था उस पर गौर किया, मरकरी को, बुखार देखा यानी कि, ठीक है। एंड दैट चांसेस इज फॉर हर टू वांट टू लिव, और वो भी जो 1% चांस है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसे जीने की इच्छा है कि नहीं है, जिसे हम विल पावर कहते हैं। दिस वे पीपल हैव लीनिंग यू ऑन द साइड ऑफ द अंडरटेकर मेक्स द एंटायर फार्माकोपिया लुक सिली। फार्माकोपिया बेसिकली एक लिस्ट होती है दवाई की, मेडिसिन की, जिसमें उसके यूजेस लिखे होते हैं और उसके डोसेज लिखे होते हैं कि उसको कब खाना है और कैसे खाना है, ठीक है। उस पूरी लिस्ट को फार्माकोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर कि ऐसे ही लोग होते हैं जो पूरे फार्माकोपिया को बेकार दिखा देते हैं, कि मतलब उनकी खुद की जीने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो दवाई खाते जाते हैं और वो कहते हैं ये कैसी दवाई है, ये ठीक ही नहीं कर रही है। इन शॉर्ट डॉक्टर के कहने का मतलब ये है कि सब कुछ दवाई पे निर्भर नहीं होता है, आपकी विल पावर भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। योर लिटिल लेडी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। तुम्हारी जो ये लिटिल लेडी है ना, सू से वो कहते हैं कि जॉन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि वो सही ही नहीं होने वाली है। हैज शी एनीथिंग ऑन हर माइंड, क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो इतनी सैडन सी है और इतनी दुखी सी है। She wanted to paint the Bay of Naples someday, said Sue. Sue कहती है कि हाँ वो ना उसको Bay of Naples पेंट करना था एक दिन। पेंट बॉश। Has she anything on her mind worth thinking twice? A man for instance? मतलब डॉक्टर कहते हैं Bay of Naples ये तो बहुत जनरल चीज़ है, क्या उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो बार बार सोचती रहे, जैसे किसी आदमी के बारे में, ठीक है। जब अगर हम अपनी जनरेशन या फिर अगर हम लव का एग्जाम्पल लें, तो जब हम प्यार में पड़ जाते हैं तो हमें 24 घंटे वही दिमाग में चलता रहता है ना हम लोगों के, तो वही चीज़ आप रिलेट कर पाओगे अब कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अ मैन सेड सू विथ अ जूस हार्प टॉइंग इन अ वॉइस। जूस हार्प टॉन्ग एक तरह की आवाज़ होती है, ऐसी आपको सुनने को मिल रही होगी, इसको कहते हैं जूस हार्प टॉइंग, ओके। तो वो उसी आवाज़ को अपने गले में ला करके बोलती है अ मैन
मतलब कि आदमी, is a man worth, but no doctor, there is nothing of the kind. क्या आदमी के बारे में सोचना वर्थ है? लेकिन नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके दिमाग में. वेल इट इज़ द वीकनेस देन, सेड द डॉक्टर. तब डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, तब फिर ये वीकनेस है. I will do all that science so far as it may filter through my efforts can accomplish. मैं अपना पूरा एफर्ट और सारी साइंसेस लगा दूंगा जितनी भी मुझे आती हैं और जो इसकी इलाज में ज़रूरी होंगी. But whenever my patient begins to count the carriage in a funeral procession, I subtract 50% from the curative power of the medicine. लेकिन जब मेरा कोई पेशेंट अपना विल पावर लूज़ करने लगता है और खुद ही अपने मरने के दिन काउंट करने लगता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेडिसिन की जो क्यूरेटिव पावर होती है ना, उसका 50% खुद ही लेस कर देता हूँ. क्योंकि डॉक्टर ने तो यही कहा था ना कि विल पावर बहुत मैटर करती है, तो वो यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि मैं इसीलिए पहले से ही कम कर देता हूँ. If you will get her to ask one question about the new winter styles in a clock sleeves जिसे कहते हैं, ओके, I will promise you a 1 in 5 chance for her instead of 1 in 10. अब डॉक्टर बोलते हैं कि अगर तुम उससे न्यू क्लॉक स्लीव्स की जो स्टाइल आई है, अगर तुम उससे उसके बारे में बात करोगी तो मैं तुम्हें श्योर करता हूँ कि उसके जो चांसेस हैं ठीक होने के वो 5 में से 1% हो जाएंगे, फिर यानी बढ़ जाएंगे. ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था कि तुम सू से कहते हैं वो कि तुम जॉन्सी का माइंड डाइवर्ट करो, कि उसका दिमाग हर टाइम बीमारी पे ना लगा रहे. बिकॉज साइकोलॉजिकली भी होता है, जो हम लोग को पेन वगैरह होता है ना, साइकोलॉजिकली भी होता है ज़्यादातर करके. ठीक है, आप कभी भी गौर करो, आपको सर दर्द हो रहा है, आप सोचते रहोगे सर दर्द हो रहा है तो वो और होगा, बट आप अपना माइंड डाइवर्ट कर दोगे तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही ख़त्म हो जाता है. After the doctor had gone, Sue went into the workroom and cried a Japanese napkin to a pulp. Japanese napkin to a pulp यानी कि बहुत ज़ोर से रोना, इतना रोना कि नाक नोज़ वोज़ बहने लगे, बहुत ज़ोर से रोना. तो जब डॉक्टर चले जाते हैं, सू अपने रूम में जाती है और वो बहुत रोती है. Then she swaggered into Johnson's room with her drawing board. फिर वो अपना ड्राइंग बोर्ड खींचते लाती है जॉन्सी के रूम में, विस्लिंग रैक टाइम, बीच बीच में विसिल करते हुए. जॉन्सी ले स्कार्सली मेकिंग अ रिपल अंडर बेड क्लोथ. जॉन्सी जो है लेटी रहती है और वो हार्डली कोई मूवमेंट कर रही होती है बेड क्लोथ के अंदर, यानी चादर ओढ़े होती है उसके अंदर थोड़ा ही मूवमेंट कर रही होती है, ज़्यादा नहीं हिल रही होती है. विथ हर फेस टूवर्ड द विंडो की तरफ उसका फेस होता है. सू स्टॉप विस्लिंग थिंकिंग शी वॉज स्लीप. क्योंकि वो मूव नहीं कर रही होती और एक ही करवट लेती होती है, सू को लगता है कि वो सो रही है, तो वो विसिल करना बंद कर देती है. शी अरेंज्ड हर बोर्ड एंड बिगिन अ पेन एंड इंक ड्राइंग टू इलस्ट्रेट अ मैगजीन स्टोरी. सू अपना बोर्ड अरेंज करती है और पेन और इंक की ड्राइंग शुरू कर देती है मैगजीन की स्टोरी इलस्ट्रेट करने को. Young artists must pave their way to art by drawing pictures for magazine stories that young authors write to pave their way to literature. बहुत अच्छी बात कही है. ठीक है, यहाँ पे रिलेशन दिखाया है उन आर्टिस्ट के बीच में जो ऑथर्स थे, जो लिखते थे, और उन आर्टिस्ट के बीच में जो ड्राइंग करते थे. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो ऑथर्स जो लिटरेचर में अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, जिनको लिटरेचर में अपना रास्ता दिखता है, वो ऑथर्स जो स्टोरी लिखते थे उसी स्टोरी को जो आर्टिस्ट लोग थे जिनको आर्ट में अपना रास्ता बनाना था, उसी स्टोरी को वो आर्टिस्ट लोग पेंट करते थे. इस तरीके से वो लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते थे. ठीक है, एज सू वॉज स्केचिंग अ पेयर ऑफ एलिगेंट हॉर्स शू राइडिंग ट्राउजर्स एंड अ मोनोकॉल ऑफ द फिगर ऑफ द हीरो एंड इदाहो बॉय, सी दिस इज अ इदाहो बॉय, इसी को पेंट कर रही होती है वो. ओके, शी हर्ड अ लो साउंड सेवरल टाइम्स रिपीटेड. जब वो ये पेंट कर रही होती है इदाहो बॉय को, तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है. शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड. वो जल्दी से जाती है बेड के कॉर्नर पे. जॉन्सीज आईज व ओपन वाइड. जॉन्सी की आंखें खुली होती हैं. सू को लगता है कि वो सो गई, जबकि वो सोई नहीं होती है. शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड. वो जॉन्सी विंडो के बाहर देख रही होती है और वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है. 12 शी सेड, एंड लिटिल लेटर 11, एंड देन 10, एंड 9, एंड देन 8, and 7,
ऑलमोस्ट टुगेदर। अब वो 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो पूरी काउंटिंग कर रही होती है लगातार जॉन्सी। सू लुक सॉलिसिटियसली आउट ऑफ द विंडो। सू जो है वो आश्चर्य से विंडो के बाहर देखती है कि ये क्या काउंट कर रही है, ठीक है। सू को कुछ दिखता नहीं है वहाँ पे। वॉट वॉज देयर टू काउंट? फिर सू पूछती है कि वहाँ पे काउंट करने जैसा क्या है। There was only a bare, dreary yard to be seen, and the blank side of the brick house 20 feet away. बाहर ऐसा काउंट करने के जैसा क्या है? वहाँ पे तो एक सूखा और बहुत ही झाड़ी फूस वाला गार्डन दिख रहा है, और 20 फीट दूर पे एक ब्रिक हाउस है, उसकी प्लेन वॉल दिख रही है। एंड ओल्ड आईवी वाइन gnarled and decayed at the roots climbed halfway up the brick wall. और एक आईवी वाइन, एक ओल्ड आईवी वाइन का पेड़ है जो कि दीवार के आधे दूर तक उगा हुआ है। The cold breath of autumn had stricken its leaf from the vine until its skeleton branches clung almost bare to the crumbling bricks. बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी, अंडरलाइन करिए, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे ना मेटाफर यूज़ किया है ओ हेनरी ने, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, आप लोग अंडरलाइन करना। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड स्ट्रिकन इट्स लीफ फ्रॉम द वाइन अंटिल इट्स स्केलेटन ब्रांचेस क्लंग ऑलमोस्ट बेयर टू द क्रम्बलिंग ब्रिक्स। मतलब कि कह रहे हैं कि जो कोल्ड ब्रीथ चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी ऑटम की, उसने पत्तियों को तब तक मारा है, तब तक मतलब कि अटैक किया है उन पे, जब तक वो गिर नहीं जाती, और जो ब्रांच है उसकी वो स्केलेटन की तरह बेयर मतलब होता है न्यूड, ठीक है, जब तक उसकी ब्रांचेस स्केलेटन की तरह न्यूड होके ब्रिक वॉल से चिपकी ना दिखाई दें, तब तक वो विंड जो है लीफ को हिट करती रहती है। What is it dear? asked सू। तो ऐसा क्या गिन रही हो तुम बाहर, ये पूछती है सू। 6 said जॉन्सी in almost whisper। फिर जॉन्सी धीरे से बोलती है 6। They are falling faster now। वो जल्दी गिर रही हैं अब। 3 days ago they were almost 100। 3 दिन पहले 100 थी पूरी। It made me headache to count। इतनी ज़्यादा कि मुझे सर दर्द हो रहा था काउंट करने में। But now it's easy। लेकिन अब आसान है। There goes another one। और फिर ये एक और गिरी। There are only 5 left now। और अब सिर्फ 5 बची हैं। 5? What dear? Tell you सूडी। सूडी, जॉन्सी सू को प्यार से सूडी बुलाती थी, तो वही वो बोलती है सू, क्या 5 बची हैं? उसको अभी भी नहीं समझ में आया कि वो क्या काउंट कर रही है, तो वही वो पूछती है कि क्या 5 बची हैं, मुझे बताओ तो, अपनी सूडी को बताओ तो। लीव्स ऑन द आईवी वाइन। तब जॉन्सी बताती है कि पत्तियाँ, आईवी वाइन की पत्तियाँ। व्हेन द लास्ट वन फॉल आई मस्ट गो टू। जब आखिरी पत्ती गिरेगी इस पेड़ की तो उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी ऊपर। आई हैव नोन दैट फॉर 3 days। डिडंट द डॉक्टर टेल यू? मुझे ये बात 3 दिन से पता है कि जब ये आखिरी लीफ गिरेगी इसकी तो उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी। क्या डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं? मतलब कि वो ये बता रही है कि मुझे अब जीने की इच्छा नहीं बची है एकदम अंदर से। क्या डॉक्टर ने तुम्हें ये बात बताई नहीं? डॉक्टर जबकि कहता है ना उससे कि सू को ये लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होगी, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था पार्ट 1, आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग। टाटा।